गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सत्र 2020-21 की एमए फाइनल की प्रथम क्लास में आमने सामने हैं। जब भी आप वीडियो देखेंगे उस वक्त मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। एमए फाइनल फिलॉसफी में फ़िलहाल आज के दिन हम थोड़ा सा दर्शन पर बात करेंगे। दर्शन से क्या तात्पर्य है और जो पेपर मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया है वेदांत, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, आप आज के दिन एमए फाइनल में हैं और एमए फाइनल के विद्यार्थियों से हर कोई ये आशा करके चलता होगा कि इस स्टूडेंट्स को फिलॉसफी के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो अवश्य ज्ञात होंगी। और बेसिक चीज़ों में क्या चीज़ शामिल है, तो मेरा आग्रह ये रहता है कि यदि एमए फाइनल के किसी स्टूडेंट से यदि कोई बाहर का, जिसने कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी, कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि दर्शन क्या है, इसमें किस विषय पर बात होती है, तो उसको जो जवाब वो एमए फाइनल का स्टूडेंट दे, मैं सोचता हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को वाकई ये समझ में आ जाए कि फिलॉसफी ये विषय है और इन चीज़ों पर इसमें चर्चा होती है। क्योंकि फिलॉसफी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां समाज में प्रचलित हैं और मैं ये मानता हूँ कि जिसने कभी फिलॉसफी पढ़ी नहीं, यदि वो दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी विषय को लेकर कोई बात करता है तो इससे ज़्यादा दुख की और दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। क्योंकि किसी भी विषय के ऊपर जब तक हमें कोई जानकारी नहीं हो तब तक कोई टिप्पणी करना अपनी अज्ञानता का परिचय देना है। तो मैं पाता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो फिलॉसफी के बारे में कोई गलतफहमी पाले हुए हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कभी फिलॉसफी का कोई अध्ययन नहीं किया। क्या है फिलॉसफी और क्यों इसकी आवश्यकता जीवन में पड़ी और क्यों इसकी आवश्यकता वर्तमान जीवन में है, कई सारी चीज़ें चर्चा का विषय बन सकती। मैं बार बार ये आग्रह करता हूँ कि फिलॉसफी एक सही दिशा में चिंतन करना है। जीवन में सही मार्गदर्शन देना फिलॉसफी है। अब वो भले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी जाए, क्योंकि जो सर्वोत्तम परिभाषा फिलॉसफी की है वो है सत्य की खोज। सत्य की खोज ही दर्शन है। अब वो सत्य चाहे जीवन के किसी विशेष क्षण के लिए हो, जीवन की किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में हो, या फिर संपूर्ण जीवन और इस जीवन के अतीत और भविष्य को लेकर हो, या फिर इस संपूर्ण सृष्टि से संबंधित कोई प्रश्न हो, इन सभी के संदर्भ में सत्य क्या है ये स्पष्ट करना, ये फिलॉसफी का काम है। समाज को, व्यक्ति को दिशा देना फिलॉसफी का काम है। सही दिशा देना, जीवन के प्रति एक सही दृष्टिकोण तय करना, ये फिलॉसफी का काम है। और फिलॉसफी जो शब्द है ये सोचने, चिंतन करने, मनन करने से संबंधित है।
विचार करने से संबंधित है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करके किसी एक दिशा में निरंतर चिंतनशील होते हैं तो फिर जो चीज सामने निकल कर आती है वो दर्शन कहलाता है, वो फिलॉसफी कहलाता है। क्योंकि मनुष्य अथाह शक्ति का पुंज है, ये अपने आप में एक रहस्य है कि ये जो मनुष्य रूपी तत्व है इसका निर्माण किस प्रकार प्रारंभ हुआ, किसने किया, क्यों किया। और साइंस यद्यपि बहुत सारी चीज़ों का जवाब देती है, आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र और ये और वो पता नहीं कितनी चीज़ों का स्टडी कर ली और ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बीइंग के संदर्भ में बहुत सारे तथ्य उजागर भी कर दिए, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी बहुत सारे रहस्य सुलझाए जाने बाकी हैं। एक विशेष रंग, रूप और आकार में, एक विशेष जाति और धर्म में बहुत सारी भिन्नताओं और बहुत सारी समानताओं के साथ क्या विचित्रतापूर्ण ये मनुष्य है। तो इस रहस्य को समझना आसान नहीं है। और इसके अलावा इस सृष्टि में अनेक रहस्य हैं, लेकिन मनुष्य के जो पास एक सर्वोत्तम चीज़ है दुनिया की अन्य चीज़ों से, वो है बुद्धि, सोचना, विवेक, ज्ञान। और उसी के कारण आज हम इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के विकास के आयाम देखते हैं। तो फिलॉसफी भी इसी प्रकार का प्रयास है। सारे मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं का जो उजागर है वो फिलॉसफी में ही होता है। अब इसको एक विशेष एंगल और विशेष दृष्टिकोण से सोचते हैं तो फिर वो एक विशेष सब्जेक्ट बन जाता है। जब राजनीतिक दृष्टि से सोचेंगे तो राजनीतिक, जिसे विज्ञान कहते हैं, वो बनेगा। अब ऐतिहासिक दृष्टि से सोचेंगे तो इतिहास बन जाएगा। और समाज की उत्पत्ति, उन्नति और विकास के संदर्भ में सोचेंगे तो समाज शास्त्र बन जाएगा। और इसी तरह से बाकी सब चीज़ें भी तय होती हैं। लेकिन फिलॉसफी प्रत्येक जगह समाहित है। तो एक बात तो हुई यहाँ पर ये हो, एक एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये चर्चाएं याद रखने की भी हैं। और आप बैठ के थोड़ा स्वयं भी चिंतन करें। फिलॉसफी ऐसे चलते फिरते और विषयों की तरह पढ़ने वाला विषय नहीं है कि 1 वीक सीरीज और पासबुकों के सहारे से पास कर लिया तो फिर आपने, इसका मतलब है कि इस विषय की गंभीरता को बहुत हल्के में लिया है। तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, मुख्य रूप से जो परंपरागत दर्शन शास्त्र है उसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब ये 2 नाम हैं जरूर, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तत्व मीमांसा का मतलब होता है कि दर्शन की वह शाखा जिसमें इस चीज पर अध्ययन किया जाता है कि यह सृष्टि किस मूल तत्व से बनी। जो मूल तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, उनकी संख्या कितनी है। एक है, एक से अधिक है, एक है तो फिर उसका स्वरूप क्या है, और एक से अधिक है तो उनका स्वरूप क्या है, और एक से अधिक है तो फिर उनमें आपस में संबंध क्या है। और फिर वो दोनों यदि 2 हैं या ज़्यादा हैं तो क्यों सृष्टि का निर्माण करते हैं। क्योंकि मूल तत्व का मतलब है जो सृष्टि का मूल है, जिसकी हम बात करते हैं, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो तत्व मीमांसा में सृष्टि का मूल तत्व, उनकी संख्या, उनका संबंध, उनका स्वरूप आदि की बात की जाती है। जैसे यूं समझ लीजिए इसको कि कोई एक मिठाई है और उस मिठाई में आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस चीज़ से बनी है, इसमें क्या क्या मटेरियल इसमें डाला गया है और बनाने की पद्धति क्या है, आदि आदि। तो जब आप सृष्टि के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न सोचते हैं कि सृष्टि किस चीज़ से बनी है, उसका क्या उसकी फितरत है, स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है,
और पद्धति क्या है, कि विधि क्या है, किस प्रकार से उससे सृष्टि बनी है, तब ये तत्व मीमांसा होती है। और जब हम उसके स्वरूप को जानने या उसके ज्ञान की बात करते हैं तो ये दर्शन की शाखा बदल जाती है, तब वो ज्ञान मीमांसा बन जाती है। तो ज्ञान मीमांसा में हम ये बात करते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ होती है, ज्ञान का उद्गम कहाँ होता है। फिलॉसफी के विद्यार्थी है ना आप, तो कभी सोचा है, इस पर विचार किया है? लेकिन फिलॉसफी में करते हैं। यही तो फिलॉसफी की विशिष्टता है, विलक्षणता है। हम अपने आप को कभी कभी बहुत ज्ञानी मान बैठते हैं, लेकिन कभी इस प्रश्न पर बात नहीं करते कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ होती है और ज्ञान का स्वरूप क्या है। उत्पत्ति के साथ ही साथ किस पर बात होगी? ज्ञान के स्वरूप पर, और ज्ञान की सीमा, लिमिटेशन, कहाँ तक जा सकते हैं। सारी दुनिया, जैसे आज का उदाहरण लें कोरोना महामारी का, तो इसके रहस्य को सुलझाना चाहती है, इसकी काट ढूंढना चाहती है, इसकी औषधि ढूंढना चाहती है, इसका इलाज ढूंढना चाहती है। लेकिन जब तक कोरोना वायरस का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, तब तक कोई इसकी वैक्सीन या कोई एक कारगर दवा प्रॉपर रूप से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो वो जानना चाहते हैं, उसके स्वरूप को जानना चाहते हैं। तो लिमिट, हमारे ज्ञान की लिमिट कहाँ तक, किस जगह तक जाकर हम सोच सकते हैं, किस चीज़ को हम जान सकते हैं। अब आप देखेंगे जो जो आगे बढ़ेंगे तो कि बहुत सारे दार्शनिकों ने तत्व मीमांसा को असंभव माना है। यानी हम सृष्टि का जो मूल तत्व है, चाहे ईश्वर कह लें चाहे कुछ और, उस तक नहीं पहुंच सकते। और महात्मा बुद्ध और विटगेनस्टाइन, वेस्टर्न में विटगेनस्टाइन जैसे दार्शनिक ऐसे भी हुए जो ये भी मानकर चलते हैं कि उन पर बात करना ही ठीक नहीं है। क्यों? उनकी दृष्टि में मनुष्य के ज्ञान की सीमा वहां तक नहीं है। तो ज्ञान का उद्गम, ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब है कि वो आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है। और ज्ञान की सीमा और ज्ञान की प्रामाणिकता, कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसकी प्रामाणिकता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलॉसफी में ही इन चीज़ों पर चर्चा की जाती है। और आप एक बहुत बड़ा उदाहरण आप कई बार पढ़ चुके होंगे, और वो उदाहरण है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। यानी हम यदि कोई चीज़ प्रत्यक्ष देख और सुन रहे हैं तो उसकी सत्यता को हम निर्विवाद रूप से मान लेते हैं, लेकिन ना, ऐसा नहीं है। कई बार देखी और सुनी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो वहाँ प्रामाणिकता की बात यहाँ पर उठती है। तो ये है एक दर्शन की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा। फिर दर्शन को हम दो और दृष्टियों से भी देखते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो वेस्टर्न यानी भारत के अलावा पश्चिमी देशों में जो दर्शन पनपा, विकसित हुआ, उसे हम पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। और भारत में जो दर्शन है, उपलब्ध है प्राचीन काल से, उसे हम भारतीय दर्शन कहते हैं। फिर दर्शन में जो तत्व मीमांसा है, उसके आधार पर हम दार्शनिक को एक तत्ववादी या अद्वैतवादी, द्वैतवादी या बहुलवादी, इस तरह से भी वर्गीकृत करते हैं तीन भागों में। एक तत्ववादी या अद्वैतवादी से तात्पर्य यहाँ है कि सृष्टि का मूल तत्व यदि एक है तो एक तत्ववादी हुआ, और दो हैं तो द्वैतवादी हुए, दो से अधिक हैं तो फिर बहुलवादी हुए। ये तत्व मीमांसा दृष्टि से एक वर्गीकरण पाश्चात्य दर्शन के दार्शनिकों में भी है और भारतीय दार्शनिकों में भी। फिर एक और ढंग है, वो ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से है। यद्यपि भारतीय चिंतन पद्धति और परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में, ज्ञान मीमांसा को प्रमाण विचार कहते हैं। तो यहाँ इस दृष्टि से एक अलग प्रकार का भेद बनता है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जिन्होंने एक ही प्रमाण को माना, चारवाक जैसे दार्शनिक हैं। कुछ दो को प्रमाण मानते हैं, कुछ तीन और कुछ ज़्यादा। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में प्रमाण विचार इस तरह से चर्चा वहाँ पर ज्ञान मीमांसा की नहीं है जिस तरह से भारतीय दर्शन में है। वहाँ पर बुद्धिवाद और अनुभववाद, ये दो विचारधाराएं चलती हैं, और कालांतर में
हम जब कांट और हेगेल और अन्य दार्शनिकों तक पहुंचते हैं तो वो इसको समन्वयवादी और एक समीक्षात्मक एक और नाम देते हैं। तो बुद्धिवाद का मतलब है कि जहाँ ज्ञान का प्रमुख स्रोत बुद्धि है, संक्षेप में बात कर रहे हैं, विस्तार से तो आगे बात होगी, वो बुद्धिवादी। और जहाँ ज्ञान का स्रोत अनुभव है, इंद्रियानुभव है, वो अनुभववादी कहलाते हैं। और कांट जैसे दार्शनिक ऐसे भी हैं जो ये मानकर चलते हैं कि ज्ञान दोनों से मिलकर बनता है, तो वो समन्वयवादी भी बन जाते हैं, समीक्षावादी भी नाम दिया गया उनको। तो ये दर्शन हुआ। मैं जो है एमए के स्टूडेंट्स के हिसाब से ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि कोई व्यक्ति यदि हमसे ये जानना चाहे कि फिलॉसफी क्या होती है, तो कुछ हम मोटे मोटे रूप में हम उनको ये बातें समझा सकें। खैर, एमए फाइनल में जो पेपर हमें यहाँ पढ़ाना है वो वेदांत है। मेरे जिम्मे फिलहाल वेदांत मिला है मुझे, और वेदांत दर्शन में हम जो पढ़ेंगे उसमें वेदांत से क्या अर्थ है ये जानने का प्रयास करेंगे। वेदांत दर्शन का स्रोत क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। वेदांत दर्शन के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बतौर उदाहरण, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का है, निम्बार्क का है, वल्लभाचार्य का है। तो 5 वेदांती दर्शन या विचारधाराएं शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और माध्वाचार्य, इन 5 पर हम बात करेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन दार्शनिकों, जैसा कि हमारा सिलेबस है, कल सिलेबस पर भी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेंगे कि वेदांत दर्शन के सिलेबस में जो मुख्य चर्चाएं हैं वो कौन सी हैं। तो इन 5 दार्शनिकों में ब्रह्म का स्वरूप, जगत का स्वरूप, ब्रह्म और जगत के बीच संबंध, आत्मा का स्वरूप, मुक्ति का स्वरूप, जीव का स्वरूप आदि पर हम विस्तार से बातें करेंगे। मैं आशा करता हूँ, पूरी आशा ही नहीं अपेक्षा और विश्वास है मुझे ये आपसे, कि एमए फाइनल के विद्यार्थी जब इस वीडियो को देखें तो थोड़ा शांति से, शांत चित्त से समझने का प्रयास करें कि फ़िलॉसफी जो है वो हमें किस तरह से पढ़नी है। फ़िलॉसफी कोई ऐसा एकदम निरस विषय भी नहीं है। जिस सृष्टि और जिस जगत में हम रह रहे हैं उसी जगत की दार्शनिक दृष्टि से चर्चा करना ही फ़िलॉसफी कहलाती है। बड़े बड़े रुचिकर विषय इसमें शामिल होते हैं। तो अपना उत्साह, अपना जुनून और अपने अंदर नई स्फूर्ति बना के रखिएगा। कल अपन बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।